अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम नम्स बायोलॉजी का एक ज़बरदस्त डिस्कशन क्लास लेने वाले हैं। इस डिस्कशन क्लास में मैं आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा स्टूडेंट्स, और ये भी बताऊंगा कि अभी जो एमडीकेट आ रहा है उसके लिए आपने क्या करना है। और इसी के साथ साथ ये जो पेपर है ना, इससे तकरीबन 10 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे लेक्चर से आए हैं, और वो भी बताऊंगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपकी एमडीकेट में सिलेक्शन के चांसेस 50% तक डिक्रीज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं हर एमसीक्यूज को ए टू जी एक्सप्लेन करूंगा, और ये भी बताऊंगा स्टूडेंट्स कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं, नर्व्स में कैसे एमसीक्यूज थे, अब एमडीकेट क्या सख्त होगा आसान होगा, आपने क्या करना है, ये सारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यूज है नम्स का, वो है कि इंड्यूस स्प्लिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट एन एंजाइम। अब स्टूडेंट्स, आपने इस एमसीक्यूज को जैसे ही देखा तो यहाँ पर देख, इंड्यूस स्प्लिट मॉडल कौन सा मॉडल, हमें पता है ना कि इसको मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि इसको हम हैंड एंड ग्लोव मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम हैंड एंड ग्लोव मॉडल इसलिए कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्लोव होता है ना, जितना मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है, अगर बड़ा हाथ हो तो ग्लोव जो है, दस्ताना जो है, वो उसके साथ बड़ा हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो इंजाइम के लिए इसका शेप भी हमारे पास, इसका जो साइज है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो पहला एक्सक्यूज है कि कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट, कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, कैन कैटलाइज रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शन, यूजुअली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। इसमें जो हमारे पास पहला है वो गलत है, क्योंकि कैन नॉट मॉडिफाई ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास, ये एक एंजाइम है मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं बड़ा सबस्ट्रेट लाऊंगा तो भी ये चेंज हो जाएगा, अगर छोटा होगा तो उसके मुताबिक ये छोटा हो जाएगा। यानी ये लॉक इनकी मॉडल की तरह नहीं है। यानी एक तरफ लॉक इनकी मॉडल है जो स्पेसिफिक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक तरफ मेरे पास इंड्यूस स्प्लिट मॉडल है, हैंड एंड ग्लो मॉडल है। वो बड़ा सबस्ट्रेट हो तो बड़ा हो जाता है, छोटा सबस्ट्रेट हो तो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि कैन नॉट मॉडिफाइड साइट, नहीं, ये गलत है मेरे पास। जो दूसरा एमसीक्यू जिसका ऑप्शन है कि कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, बिल्कुल सिंगल सबस्ट्रेट नहीं, बल्कि मैंने आपसे कहा कि जिस तरह का भी सबस्ट्रेट आप लाओगे उसी के मुताबिक अपना शेप चेंज करेगा। तो दूसरा भी हमारे पास रॉन्ग। जो हमारे पास चार्ली है, चार्ली हमारे पास इसलिए सही है कि कैन कैटलाइज रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शन, अपने जिस सबस्ट्रेट को ये मतलब कैटलाइज करेगा, अब उसका साइज छोटा हो या बड़ा हो तो उसके मुताबिक ये अपना शेप क्या करेगा, चेंज करेगा। तो हमारे पास चार्ली जो ऑप्शन है वो सही है। अब यहाँ पर जो यूजुअली बिलोंग टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो लॉक इन की मॉडल है, एक लॉक इन की मॉडल है, और ये आपके सामने इंड्यूस स्प्लिट मॉडल है। ये मैंने जिसका एमसीक्यू आपके पास सामने है। ठीक है, अब लॉक इन की मॉडल जो बात करता है वो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स की बात करता है। उसमें कौन से एंजाइम है? उसमें हमारे पास लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम, ये दो एंजाइम याद रखना, ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स के लिए। जो एमसीक्यू यहाँ पर इंड्यूस स्प्लिट मॉडल का पूछा है वो रेगुलेटरी एंजाइम्स के लिए। कौन से एंजाइम के रेगुलेटरी? रेगुलेटरी में कौन से एंजाइम्स है? हेक्सोकाइनेज, एक्सोकाइनेज। तो एक्सोकाइनेज हमारे पास इंड्यूस स्प्लिट मॉडल रेगुलेटरी एंजाइम। जो लॉक इन की मॉडल है वो हमारे पास नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है, उसमें लाइपेज अमाइलेज आता है। अब इसको सर आप कहेंगे कि इंड्यूस स्प्लिट मॉडल क्यों रेगुलेटरी एंजाइम के? रेगुलेटरी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। यानी क्या हुआ, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस ग्लूकोज के ऊपर ऐड हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड है उसका फर्स्ट स्टेप है। तो जो हमारे पास एक्सोकाइनेज है, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्लूकोज के ऊपर लगा देता है। जब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल हाई हो जाता है तो यही जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये आकर इस हेक्सोकाइनेज के इलेस्टोरिक साइड पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और इसको रोक लेता है। तो रेगुलेशन का काम कर रहा है अपने ही प्रोडक्ट को, अपने ही एंजाइम को, यानी जो प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था यही आके वापस अपने हेक्सोकाइनेज एंजाइम को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो क्या हुआ, रेगुलेशन किया। इसी रेगुलेशन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे पास, यानी रेगुलेटरी का मतलब ये भी है कि इसमें दो साइड्स होते हैं, एक्टिव साइड और हमारे पास इलेस्टोरिक साइड, जो पीछे वाला साइड। और जो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स जो लॉक इन की मॉडल में एमसीक्यूज आए पास पेपर में, मैंने आपको लेक्चर में बार बार बताया, उनमें सिर्फ एक साइड होता है, हमारे पास एक्टिव साइड होता है। ठीक है, जो दूसरा एंजाइम हमारे पास स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये भी लेक्चर में बार बार बताया कि हेक्सोकाइनेज के लिए जो हमारे पास एक्टिवेटर है वो कौन होगा, वो हमारे पास मैग्नीशियम होगा। ठीक है, कॉपर नहीं हो सकता है, जिंक हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेट्स के लिए होता है, आयरन तो हेमोग्लोबिन के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी स्टूडेंट्स। तो सी ऑप्शन क्यों सही है, मैग्नीशियम हमारे पास, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज का नाम आपने सुना है। ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में
तो उस वक्त जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है वो इस फॉस्फेट को ऐड करवाता है। तो वो जो ग्लूकोकाइनेज है वो इसी हेक्सोकाइनेज का एक टाइप है। तो इस वजह से उसके लिए फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में इसके लिए हमारे पास जो एक हेल्पर है, जो हमारे पास एक एक्टिवेटर है, वो मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम आपने याद रखना है, ठीक है। ये फास्ट वर्क केमिस्ट्री है। पास थर्ड हमारे पास जो है वो कहते हैं कि द लिंकेज बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड एक्टिव साइट्स। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, हमारे पास स्टूडेंट देखो, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, अब हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम का क्या है स्टूडेंट? एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट पर हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट अटैच हो गया, ठीक है। हमारे पास ये सबस्ट्रेट अटैच हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त बात बताता हूँ, ये सबस्ट्रेट क्या परमानेंट टाइम के लिए या टेम्पररी टाइम के लिए? अब यहाँ पर यही बात आपने समझना है कि ये टेम्पररी टाइम के लिए। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो बॉन्डिंग होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर जो है वो हमारे पास टेम्पररी बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्डिंग है? टेम्पररी बॉन्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी परमानेंट नहीं है। तो टेम्पररी हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर कहते हैं यूनिक बॉन्डिंग नहीं, डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो परमानेंट बॉन्डिंग यह नहीं हो सकता है। तो हमारे पास चौली ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? वो टेम्पररी बॉन्डिंग है। इसीलिए यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन लगाएंगे कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो बॉन्डिंग होता है रिएक्शन में वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिवेटेड पेप्सिन इन विच पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स रिमूव्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको समझना है स्टूडेंट्स, क्या है कि हमारे पास एक एक्टिवेटेड पेप्सिन है, ठीक है। अब उसमें पॉलीपेप्टाइड जो है आपने रिमूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब पेप्सिनोजन मिसाल के तौर पर पेप्सिनोजन जब इनएक्टिव होता है तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, पॉलीपेप्टाइड, जो इसको इनएक्टिव कर देता है। जब हम इसको इसी एंजाइम को, इसी पेप्सिनोजन को, जब हम एक्टिव करेंगे तो इस पॉलीपेप्टाइड को हम यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रिमूव करेंगे। ये जो पॉलीपेप्टाइड है ना, इसको हम रिमूव करेंगे। जब आपने रिमूव कर दिया तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। और ये पेप्सिन हमारे पास जो है एक्टिव एंजाइम है। और एक्टिव एंजाइम को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये होलो एंजाइम है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, जो नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स इफेक्ट द एंजाइम एंड कैटालाइज रिएक्शन बाय। कहता है हमारे पास जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है वो हमारे पास क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक्टिव साइट के साथ, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो एंजाइम के उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, या सिर्फ वीक लिंकेजेस बनाएंगे एंजाइम के साथ, एक टेम्पररी टाइम के लिए वापस जो है रिवर्स हो जाएंगे और एंजाइम को अपने काम के लिए नॉर्मल छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सही है। और कैटालिटिक साइट इनहिबिटर हमारे पास कभी भी जो है जो साइट्स है उनको एक्टिवेट नहीं करते बल्कि रोकते। तो हमारे पास ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट व्हिच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द गिवन एंजाइम। रिक्वायर्ड मीडियम हमारे पास दो एंजाइम्स है, एक लाइपेज है, एक हमारे पास पेप्सिन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एसिडिक, लाइपेज एसिडिक नहीं हो सकता है। लाइपेज हमारे पास बेसिक एंजाइम है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये बेसिक लाइपेज के लिए, और पेप्सिन हमारे पास क्या है? एसिडिक है। तो यहाँ पर वो देख लो, जहां पर एसिडिक आ रहा है, ये एसिडिक आ रहा है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है चार्ली है। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस द कांसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी है। अब ये क्यों सी है? देखो, ये कहता है, ये ऑप्शन कहता है कि इंस्पायरेशन और मेडिटेशन की बुनियाद पर हमारे पास एक कांसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है और एक वो स्पेशल क्रिएशन वाले। ये कहता है कि अल्लाह ताला ने यानी एक स्पेशल एक नेचर है, एक पावर है जिसने इस कायनात को पैदा किया। इवोल्यूशन वाले कहते हैं कि नहीं, ये एक इवोल्यूशन हुआ है, ये एक ऐसा ऐसा प्रोसेस है करोड़ों अरबों साल से। तो ये इनका डिफरेंस ये है कि रिलाई ऑन इंस्पायरेशन एंड मेडिटेशन फॉर लाइफ प्रोजेक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल में रिपीट हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज पार्ट ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्क ने क्या बताया था? क्या लेमार्क ने बताया था कि यूज इन डिसक्यूज ऑफ ऑर्गन, क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो इसने नहीं बताया था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नहीं बताया था। वेरिएशन की बात इसने नहीं की थी। जिस चीज की बात की थी वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उसने कहा था कि आप एक ऑर्गन को यूज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यूज नहीं करेंगे तो वह के साथ साथ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, चूज द करेक्ट पेयर फॉर होमोलॉजी। होमोलॉजी क्या है? कि जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन जो है हमारे पास डिफरेंट हो। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, अब जैसे हमारे पास वेल्स है, हमारे पास यहाँ पर क्या हमारे पास वेल्स और हमारे पास बर्ड्स। अब देखो वर्टिब्रेट्स और ये दोनों हमारे पास क्या है? मैमल्स है। अब यहाँ पर देखो बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स हमारे पास उसी अपने जो पर है ना उससे फ्लाइंग करते हैं, लेकिन वेल्स क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं। अब दोनों में ये स्ट्रक्चर सेम है, काम लेकिन काम डिफरेंट है। एक स्विमिंग कर रहा है, एक फ्लाइंग कर रहा है। तो इन दोनों का एंसेस्टर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है यहाँ पर देखो, 4 limbs ऑफ बर्ड्स एंड फिन्स ऑफ द वेल्स, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देख लो, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है
देखो कहते क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ करेंट अमंग द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट, कहते हैं हमारे पास नेचर में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले हमारे पास हम कहते हैं कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नेचर में हमारे पास सबसे पहले कौन आया था, फिश आया था, फिर एम्फिबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर हमारे पास उसके बाद क्या है जो है बर्ड्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन सडनली रिड्यूस्ड स्पेसिफिकली इन जीनोटाइप ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, कहता है डिजास्टर की वजह से, ये एमसीक्यू सिजम्बो में भी आया था पिछले साल हमारे बार हमारे जो टेस्ट में, नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर कोई चीज में जो है एक इफेक्ट इसमें आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे कि अगर एक एलील या जीनोटाइप वो हमारे पास एक जो है कम हो जाए किसी पॉपुलेशन में किसी ग्रुप में, तो उसको हम कहते हैं बोतल नेक इफेक्ट। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस वेरिएशन विद जीन पूल, अब वेरिएशन कहता है हमारे जेनेटिक्स में, हमारे जीन्स में सबसे ज्यादा जो है चेंजेस किस वजह से आ सकते हैं, कहता है एडेप्टेशन की वजह से, क्या हमारे पास एडेप्टेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक जीन म्यूटेशन या न्यूट्रल सिलेक्शन। मैं आपको एक बार बता दूं, हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो जे म्यूटेशन। जितना जीन में चेंजेस ज्यादा आएंगे तो उस पॉपुलेशन में नए नए जीन्स नए नए कैरेक्टर आएंगे, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जीन म्यूटेशन हमारे पास करेक्ट है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट हम इसको देख रहे हैं, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मैटरल वॉल इन ह्यूमन। मैटरल वॉल को हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब बाइकस्पिड वॉल हमारे पास जो मौजूद है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां से ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। कौन सा ब्लड, लंग से ऑक्सीडेटेड ब्लड आके इस लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल से गुजर कर फिर बॉडी को सप्लाई होती है। नेक्स्ट इसके मेजर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट बोथ इन ब्लड एंड लाइफ। यहाँ पर एक एमसीक्यू, एक इंपॉर्टेंट चीज समझो कि ब्लड में दो चीजें हैं जो बाहर ब्लड से जो है नहीं निकल सकते, यानी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में नहीं निकल सकते, हमेशा ब्लड के अंदर रहेंगे। एक आरबीसी खुद नहीं निकल सकती, हमेशा ब्लड के अंदर रहेगी। एक लार्ज प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन, ये तो वो चीजें हैं जो हमेशा ब्लड के अंदर रहेंगे। बस एमसीक्यू अब यहाँ पर देख लो, कहता है बोथ इन ब्लड एंड लाइफ। अब कहता है वो चीजें बताओ जो दोनों के अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी है, CO2 ग्लूकोज वाटर। अब ये बाकी गलत है, लार्ज प्रोटीन दोनों में नहीं हो सकते, ठीक है। आरबीसी दोनों में नहीं हो सकते, आरबीसी दोनों में नहीं हो सकते, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लो, 100 ब्लड फ्लो इन वेसल्स लीस्ट डिपेंड अपॉन। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें, अभी ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, हार्ट बीट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल के एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि लीस्ट हमारे पास स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। अब हम मसल को हिला रहे हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट ब्लड के वेसल के ऊपर थोड़ा सा पड़ेगा, मेन काम ब्लड स्केलेटल मसल का नहीं, ये नहीं है कि ब्लड वेसल को हिलाए, तो इसलिए जो लीस्ट इफेक्ट है वो स्केलेटल मसल का है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट व्हिच टी लिम्फोसाइट, व्हिच टी लिम्फोसाइट डू नॉट डायरेक्टली अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो किस तरह हमारे पास, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपको इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे कि वहां पर वो लोग कहेंगे कि नेचुरल किलर्स है, मैं कहता हूँ कि बी लिम्फोसाइट्स है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट अटैक नहीं करते, बल्कि बी लिम्फोसाइट ने क्या करना होता है, उन्होंने एंटीबॉडी रिलीज करनी होती है, ठीक है। उस एंटीबॉडी ने जाके फिर अटैक करना होता है, मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस बनाने होते हैं, हम आपको लेक्चर्स में आगे हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मैं बताऊंगा वो बी लिम्फोसाइट है, आपको जो बताएंगे वो नेचुरल किलर सब की बताएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि अ वुमन कट्स हर फिंगर, अब पहली बात उसने अपनी उंगली काटी, तो वर्किंग विच केमिकल सब्सटेंस विल कॉज इन्फ्लेमेशन, कहता है ये जो जलन होता है ना काटने के बाद वो क्यों होती है, आपको मैं लेक्चर में आगे बताऊंगा कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन वो है हिस्टामाइन है। हिस्टामाइन वो केमिकल है कि अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो जगह सुर्ख हो जाती है, वहां पर जो ब्लड वेसल है उनको बड़ा कर देता है, ठीक है, और वो जगह जो है जलने लगता है। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट वो हिस्टामाइन का है। नेक्स्ट स्किल द मिसमैच्ड पेयर, यहाँ पर मिसमैच पेयर मैं आपको जो बता, यहाँ पर फिर से इन्होंने मिक्स कर दिया, क्यों मिक्स कर दिया, ये कहता है मिसमैच, जो गलत है यहाँ पर। ये देखो इंटेरोकाइनेज लाइपेज, इंटेरोकाइनेज लाइपेज के लिए नहीं हो सकता है, फिर इंटेरोकाइनेज किसके लिए हमारे पास, ट्रिप्सिन के लिए, ठीक है, ट्रिप्सिन एक्टिवेटर है, तो लाइपेज के लिए तो हो ही नहीं सकता, ये तो दूसरे एंजाइम्स के लिए हमारे पास, ये तो बेसिक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, ये इंटेरोकाइनेज इसकी एक्टिवेशन कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर इन लोगों ने दो ऑप्शन दिए, अब यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास जो है, एक बी ऑप्शन एक डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक है। जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन है उसमें लिपोप्रोटीन होता है, यहाँ पर स्टूडेंट देखो कोलेस्ट्रॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है लेकिन प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो ये जो ऑप्शन है ना ये भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं, व्हिच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलोलाई, एलोलाई के वॉल में हमारे पास कौन सा प्रोटीन होता है जो एलोलाई के वॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है लंग का, उसको बनाता है, तो हमारे पास कोलाजिन है, तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंजाइम एक्टिवेटर इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास एक एक्टिवेटर हमारे पास कौन हो सकता है? वो एरिप्सिन हो सकता है क्या? क्या एंट्रोकाइनेज है? क्या ट्रिप्सिनोजन है? क्या ट्रिप्सिनोजन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास एंट्रोकाइनेज। मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बताया कि हमारे पास ट्रिप्सिन का एक्टिवेटर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंट्रोकाइनेज। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ वुड यू क्लासिफाई अ बैक्टीरियम हैविंग ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्लैजेला एट अ फोल। यानी एक ही फोल के ऊपर हमारे पास एक ही ये बैक्टीरिया है। ठीक है, एक ही फोल पे 2 से ज्यादा फ्लैजेला अगर आपने देखा। अब ये हमारे पास क्या बैक्टीरिया है, तो अगर एक से ज्यादा हो गया तो हमारे पास क्या हो गया? लोपोट्राइकस। अब ये सारे ग्रुप से मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, हमारे लेक्चर आ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त ये पेडल बुक का लाइन है कि हमारे पास हम जो वैक्सीन उठाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज्ड फॉर डेवलपिंग वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के लिए हम जो वैक्सीन उठाते हैं उसके लिए हम किस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करेंगे? अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, हम इसको लगाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइकोबैक्टीरियम बोविस है। इसको हम उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? इसके पीछे रीजन क्या है? हमारे पास इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास टॉक्सिक जो करेक्टर है इसका वो बहुत कम है बनस्पत किसके? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ अ बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट वुड बी। स्टूडेंट यहाँ पर जो आपसे पूछा गया कि एक बैक्टीरिया हमारे पास वो ऑक्सीजन के बगैर या ऑक्सीजन के साथ भी अपना ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो ऑप्शन दिया है, एक फैकल्टेटिव हमारे पास, फैकल्टेटिव एक हमारे पास होता है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव वो होता है जिसको ऑक्सीजन दो या ना दो, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो फैकल्टेटिव है। अगर ऑब्लिगेट का था, ऑब्लिगेट इस तरह हम कहते हैं कि वो लाजमी एक चीज़ ऑक्सीजन अगर उसको चाहिए यानी ऑक्सीजन के बगैर वो मर जाएगा यानी वो जिंदा नहीं रह सकता है, तो ऑब्लिगेट ऑप्शन होता है। यहाँ पर कहता है एब्सेंस या प्रेजेंस, तो हमारे पास फैकल्टेटिव ऑप्शन उसको दे कि दोनों के साथ वो रह सकता है। Next excuse, which testicular cell in human male with high testosterone level will start the endocrine activity। कहता है हमारे पास हमारे बॉडी में हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन को कौन ज़्यादा बूस्ट करेगा, तो उसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सर्टोली सेल। सर्टोली सेल हमारे पास एक पॉजिटिव फीडबैक देता है हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन को। ठीक है, हमारे पास क्या कि हमारे पास इन्हेंस हो जाए ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास विच लेयर ऑफ यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ कंट्रक्टाइल मसल्स। हमारे पास कौन सा लेयर है जो हमारे पास यूट्रस में कि वो क्या है? कंट्रक्टाइल मसल, यानी वो कंट्रक्शन कर सकता है। हमारे पास मिडल लेयर, एक हमारे पास अंदर वाला है, एक हमारे पास ऊपर वाला है, एक मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सा लेयर है हमारे पास? मिडल लेयर। तो मिडल लेयर का ये क्वालिटी है कि वो हमारे पास कंट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, कि वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पांसिबल फॉर द फेलियर इन एवोल्यूशन। अब यहाँ पर दो एमसीक्यूज आपको दिए, एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी सी हो सकता है, एक हमारे पास प्लेसेंटा भी सी हो सकता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? एलएच रिलीज करवा के प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास दो ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। यहाँ पर कहते हैं कि जब मसल कंट्रैक्शन के दौरान हमारे जो मसल है ना जब वो कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो एटीपी कब इस्तेमाल होगी? जब एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो ब्रिज है वो बन गया। अब यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होगी कि इनको क्या करें? तोड़े। तो हमारे पास क्या है? हम कहेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। अब इस पर मैं कंप्लीटली बहुत ज़बरदस्त लेक्चर लेकर आने वाला हूँ सेकेंड ईयर के। नेक्स्ट इसकी द रीज़न बिहाइंड द स्लो हीलिंग ऑफ कार्टिलेज इज़। हमारे पास यहाँ पर देखो द रीज़न बिहाइंड स्लो हीलिंग ऑफ कार्टिलेज, कहता है कार्टिलेज हमारे पास अगर ज़ख्म हो जाए तो उसमें हमारे पास क्यों जल्दी वो ज़ख्म बनता नहीं है, यानी वो बहुत टाइम तक जो है उसी तरह ज़ख्मी होता है, यानी सही नहीं होता है। हम कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास क्या है रीज़न कि एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कार्टिलेज में कम है, इसीलिए वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस यानी ज़ख्म का बढ़ना सही होना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, अच्छा एज जोन ऑफ सर्कोमर, एज जोन ऑफ सर्कोमर कंसिस्ट ऑफ यानी एक कहता है एज जोन, ये सेंट्रल जो जोन है सर्कोमर का मसल यूनिट का, वो कहता है इसमें हमारे पास क्या मौजूद है? हम कहते हैं यहाँ पर जो मौजूद है सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मौजूद है। क्या मौजूद है? हमारे पास मायोसिन मौजूद है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू काज बोन रिजर्प्शन। बोन को खाने वाला बोन मैक्रोफेज क्या है? बोन मैक्रोफेज हमारे पास, बोन मैक्रोफेज को हम जो यहाँ पर नाम देंगे ओस्टियोक्लास्ट बीटा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बाकी जो है ये बनाने वाले, ये बोन बनाने वाले, और फिब्रोब्लास्ट हो नहीं सकता है ही नहीं, ब्लास्ट बनाता है, ओस्टियोसाइट जो है वो बोन को मेंटेन रखता है। तो सिर्फ खाने वाला, बोन को तोड़ने वाला
वाला ऑस्टियोक्लास्ट है। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ विच ऑर्गन वुड बी कॉम्प्रोमाइज विद इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल। कहता है अगर स्मूथ मसल, वो कौन सा ऑर्गन है जिसके स्मूथ मसल अगर काम करना छोड़े तो उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं हार्ट में तो हमारे पास कार्डियक मसल है। अब यहाँ पर टंग स्केलेटल मसल है। लंग और स्टमक में कौन ज़्यादा होगा? हम कहते हैं स्टमक है, क्योंकि स्टमक सारा ही स्मूथ मसल पे डिपेंड कर रहा है। लंग का काम कोई कंट्रक्शन वगैरह इस तरह नहीं है जैसे स्टमक का है। लंग तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करेगा। तो यहाँ पर जो ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है स्टमक का, कि स्टमक के जो है उसको इफेक्ट पड़ सकता है। स्टमक के जो स्मूथ मसल्स है इनसाइड, उनको इफेक्ट पड़ सकता है अगर उनके स्मूथ मसल काम करना छोड़े। कि द फिनोमेनन ऑफ जीन लिंकेज रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ। कहता है जीन लिंकेज हमारे पास, इसमें हम कहते हैं कि ये किस फिनोमेना का, किस लॉ के अपोजिट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, एपिस्टेसिस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने पढ़ा था, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सेकेंड ईयर में, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो है वो अपोजिट है जीन लिंकेज के। यानी अगर जीन लिंक होंगे तो वहाँ पर असॉर्टमेंट नहीं हो सकती। वहाँ पर अगर जीन इस तरह लिंक है तो जब इनकी डिवीजन का टाइम आएगा तो फिर ये अलग नहीं हो सकेंगे, ये एक साथ एक तरफ जाएंगे। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के खिलाफ है, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहती है कि जीन लिंक नहीं होने चाहिए, फिर हम हमारे इस लॉ पे अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर तो जीन लिंक है, तो इसीलिए हमारे पास जो रिजेक्शन है ना, ये डी ऑप्शन पे आता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन लिंकेज बिटवीन द टू जीन पेयर्स। अब हमें कैसे मालूम करना होगा कि इन दो जीन्स के दरमियान लिंकेज है या नहीं है? तो हमारे पास इसके लिए टेस्ट क्रॉस हम इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज है पास्ट पेपर्स का, ठीक है, ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स आर रिमूव्ड, इंगल्फ्ड, डाइजेस्टेड विद इन द लाइसोसोम। ऐसा प्रोसेस हमारे पास जिसमें क्या होता है हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास अगर पूरा सेल हमारे पास क्या जो है सेल हमारे पास वो अगर टूट जाए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोपेगी हमारे पास, अगर यहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो हमारे पास जो है डेड हो चुका है, यानी उसका उम्र जो 10 दिन था, 12 दिन था, वो ख़त्म हो चुका है। अब डेड माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ ख़त्म करना, तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑटोफेगी। ठीक है, तो कहते हैं अनवांटेड स्ट्रक्चर आर इंगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड विद इन द लाइसोसोम। तो यहाँ पर हम ऑटोपेगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सेल के तोड़ने की बात नहीं की, यहाँ पर जो तोड़ने की बात की है वो सिर्फ एक ऑर्गेनेली की है स्टूडेंट्स। तो आपने ऑटोपेगी और ऑटोलाइसिस दोनों को अलग अलग समझना है। ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है ऑटोपेगी। ठीक है। फ्लूइडिटी ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कहता है हमारे मेम्ब्रेन्स को फ्लूइडिटी कौन देता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है विच आर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूसेस इन द सेल। देखो यहाँ पर कहता है कि कौन है सेल के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो खुद भी हमारे पास, यानी एक वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो खुद टूटकर दो ऑर्गेनेली खुद का बना लेती है, यानी न्यूक्लियस के बगैर खुद डिवीजन शुरू कर देती है। तो लेक्चर्स में बार बार बताया है, देखो हमारे लेक्चर्स आप देख ले पहले चैप्टर जो सेल चैप्टर के, कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वो दो ऑर्गेनेलीज है जो सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलीज है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चार्ली है। देख लो यहाँ पर विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डिफरेंस ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब डिफरेंस जो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। क्यों करेक्ट ऑप्शन है? यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट प्रोकैरियोटिक के लिए 50 और 30 है, जो 70 बनाएंगे। ये मैंने राइबोसोम के लेक्चर में कम्प्लीटली बताया है, और ये फिर से वही एमसीक्यूज आया जो मैंने आपको लेक्चर्स में बार बार बताया है। तो यहाँ पर देखो राइबोसोमल यूनिट्स यूकैरियोट्स में क्या है 60s और 40s, जो हमारे पास 80s बनाएंगे, यहाँ पर 70s बनेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन ये बिल्कुल सब यूनिट का सही है। बाकी यहाँ पर डीएनए सर्कुलर बिल्कुल गलत है, यहाँ पर हमारा जो है वो लीनियर है, और ये बिल्कुल ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर ये भी रॉन्ग है। मेम्ब्रेन ये बिल्कुल जो है सारे रॉन्ग है, सिर्फ हमारे पास क्या है बीटा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल इज हैविंग। स्केलेटल मसल में हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है वो कैल्शियम की ज़रूरत होती है। क्यों? ताकि हमारे पास मसल क्या करे, कंट्रक्शन करे। मसल कंट्रक्शन के लिए हमारे पास जो है फिर ज़्यादा कैल्शियम स्टोर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मोर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास ज़्यादा होगा उतना कैल्शियम ज़्यादा स्टोर होगा, और जितना लेस आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन वो बीटा है। कैल्शियम की वजह से हम कहते हैं मोर ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज, हम कहते हैं गिव करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग द न्यूरॉन। अब एक्शन पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो करेक्ट हमें देगा वो कौन होगा? यहाँ पर वो हमारे पास होगा चार्ली ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर देखो हम कहते हैं सेल बॉडी से, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेल बॉडी से हमारे पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है ट्रेवल करेगा। यहाँ पर दूसरे का पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा, और फिर अगला न्यूरॉन शुरू होगा। तो यहाँ पर जो कनेक्शन जो है वो यहाँ के सेल बॉडी से
जो है फ्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मैं आपको फिर लेक्चर में भी बताऊंगा, अभी यहाँ पर चार्ली ऑप्शन है, ठीक है, चार्ली ऑप्शन। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये पिछले साल हमारे इंडिकेटर में भी आया था कि सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन कहाँ कितनी होगी। ये हमारे पास सेल है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा वो ए हमारे पास, ए क्यों है अभी बताऊँगा। देखो हम कहते हैं कि सेल के अंदर जो एक स्टेज होता है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर, जहाँ जिसमें जो है एक सेल रेस्ट पर होता है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं होता है, यानी बिल्कुल रेस्ट में होता है। उसमें हमारे पास पोटेशियम इनसाइड जो है 30 टाइम ग्रेटर होगा बाहर से, और बाहर हमारे पास सोडियम जो है वो 10 टाइम ग्रेटर होगा इनसाइड की निस्बत। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ ब्रीफ केस इन विच न्यूरॉन रिगेन इज ओरिजिनल आयनिक कंसंट्रेशन एंड पोलरिटी। कहता है वो कौन सा स्टेट है जिसमें न्यूरॉन अपने रेस्ट स्टेट में आ जाता है, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। वो स्टेट हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है कि उस स्टेज में हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन होता है, रेस्टिंग स्टेट है, वोल्टेज हमारे पास कितना हो जाता है -90 तक पहुंच जाता है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंप्रोमाइज द लिम्बिक सिस्टम। कहता है हमारे पास वो कौन सा हिस्सा है ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है। तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आएंगे। सबसे पहला हाइपोथैलेमस, अमेगडाला एंड हाइपोकैम्पस। ये 3 वो हिस्से हैं जो हमारे पास हमारी मेमोरी को, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को, ये 3 चीज़ें याद रखना ये लिम्बिक सिस्टम का काम है, और इसमें हमारे पास ये 3 चीज़ें आएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास। नेक्स्ट जो इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आयंस इन्वॉल्व इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। कहता है हमारे न्यूरॉन्स के सिस्टम में कौन से 3 आयंस ऐसे हैं जो ट्रांसमिशन में काम करती है, यानी रिलीज़ हो जाए या इंटर हो जाए या बाहर चले जाए। ये मैं आपको नर्वस कंडीशन में पढ़ाऊंगा। इसमें पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है। तो हमारे पास अल्फा का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन सा जो सीक्वेंस ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ द न्यूरल पाथवे इन सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट। कहता है हमारे पास नॉर्मल अगर इस जगह को मैं टच करूँ तो हमारे पास जो न्यूरॉन का सप्लाई है वो किस तरह होगा, कौन सा न्यूरॉन है वो किधर जाएगा। उसमें हम कहते हैं कि पहले सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर होगा, वो मैसेज ले जाएगा एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन दिमाग से वापस लाएगा इफेक्टर्स की तरफ, यानी मसल्स की तरफ। यानी यहाँ से जब मैसेज गया दिमाग की तरफ, दिमाग ने वापस भेजा मोटर न्यूरॉन के जरिए, गया है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, आया मोटर न्यूरॉन के जरिए, किधर मसल्स इफेक्टर्स जहाँ पर भी था। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हमारे इन ह्यूमन मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे पास एक मेमोरी हाइपोकैम्पस कंट्रोल करता है। हमारे पास जो बिहेवियरल मेमोरी है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हम कहते हैं वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है, याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द करेक्ट हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस एंड द करेक्ट पेयरिंग हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर देख लो बाकी इस रॉन्ग है, ठीक है। अब प्रोटीन इसलिए सही है कि प्रोटीन, इंसुलिन और पेंक्रियास, ठीक है। अब इंसुलिन का नेचर कौन सा है, प्रोटीन नेचर है, बिल्कुल केमिकल नेचर प्रोटीन है। कहाँ से रिलीज होता है, पेंक्रियास से। बाकी बिल्कुल सारे कोई भी इसमें सही नहीं है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच पाइला एग्जिबिट फर्स्ट ट्रू सिलोम। कहता है कौन सा पाइलम है एनिमिलिया के अंदर जिसमें सबसे ट्रू सिलोम इसके अंदर आ गया, जो सिलोमिक कैविटी थी वो कम्प्लीटली बिल्कुल सही आ गई। वो हमारे पास पहला एनालिडा है। तो मोलस्का भी है आप कहेंगे, लेकिन मोलस्का हमारे पास सेकंड है। सबसे पहले किस में आया था, हमारे पास एनालिडा के अंदर, बीटा हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। विच इनवर्टिब्रेट हैज़ एक्सेप्शनली लार्ज एंड कम्प्लेक्स ब्रेन विद हाईली डेवलप्ड कैपेबिलिटीज टू लर्न एंड रिमेंबर। कहता है हमारे पास इसमें कौन सा हमारा जो एनिमिलिया के अंदर कौन सा इनवर्टिब्रेट है जो याद भी कर सकता है, यानी एक ऐसा इनवर्टिब्रेट भी हमारे पास मौजूद है, उसका नाम हमारे पास चार्ली है, यानी ऑक्टोपस। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्टोपस एक ऐसा वो है जो मेमोराइजिंग एबिलिटी भी रखता है, मोलस्का का ग्रुप है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स कंस्टिट्यूट, हम कहते हैं आर्थ्रोपोड हमारे पास 54% ऑफ एनिमल एनिमिलिया। व्हाट इज द रीजन फॉर देयर सक्सेस। कहते हैं एनिमिलिया ये जो आर्थ्रोपोड ये क्यों इतना सक्सेस ग्रुप है, इतना हाईली परसेंटेज इसका एनिमल्स में 55%। तो हम कहते हैं सबसे बेहतरीन बात इसमें ये कि इनके अंदर क्या है, एक्सोस्केलेटन का एक बहुत बड़ा रोल है। इनके अंदर आर्टिकुलेशन और इनके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ है और इनके अंदर एक्सोस्केलेटन है। ये 2 रीजन इसके पीछे, बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या बायोलेटरल सिमेट्री या एग्जिस्टेंस ऑफ हेमोसोल ये कोई नहीं है इसमें। विच आर द फॉलोइंग वायरस इज हैविंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए की बात नहीं की, आरएनए की बात आपने मिस्की स्टूडेंट होर से पढ़ना है, होर से। आपने डीएनए को देखा तो आप इधर पॉक्स वायरस के पीछे घूमोगे, इधर पॉक्स भी दिया है लेकिन पॉक्स गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डायरिया वायरस है। डायरिया वायरस का मतलब क्या है, रियो वायरस को हम डायरिया वायरस भी कहते हैं, जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड चार्ली। अच्छा कहता है शायद प्रोसिलिन फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर जो बैक्टीरिया के जो इस्तेमाल हुआ था वायरस के लिए, पहले बैक्टीरिया के लिए बना था लेकिन वायरस के लिए फिर यूज़ हुआ, वायरस में हम पढ़ेंगे। उसका डायमीटर कितना था, हम कहते हैं 100 से 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 137 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट्स। रिवर्स ये क्या ट्रांसक्रिप्टेज जो डीएनए से आरएनए बनाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है वो हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, कि विच सिम्टम डिसअपियर्स आफ्टर फ्यू मंथ्स इन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ऑफ एचआईवी। कहता है एचआईवी वायरस में हमारे पास वो कौन से सिम्टम्स जो उसके स्टेज 1 में डिसअपियर हो जाते हैं, पहले होते हैं, वो उसमें हमारे पास न वेट लॉस है, न हमारे पास नाइट स्वेटिंग है, न लॉस ऑफ मेमोरी है, ये बाद में जिसे आते हैं। सबसे पहले जो आता है वो स्वेलन लाइम नोड, कि लाइम नोड जलन महसूस करते हैं, लाइम नोड्स में जो है स्वेलिंग आ जाती है और ये फिर डिसअपियर हो जाती है 9 महीने के लिए, 9 मंथ्स हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है कि फॉर 9 मंथ इट डिसअपियर्स। ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एचआईवी का दूसरा नाम भी है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। दूसरा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कंसेप्चुअल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये लेक्चर में बताया, ये देखो ये यहाँ पर एल लिखा है, इसका मतलब मैंने आपको ये सारे लेक्चर में बताया है। लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी पर्पस क्या है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन में। मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है, वाटर की ब्रेकडाउन हाइड्रोजन मान में और OH में और इलेक्ट्रॉन देना कि वो हमारे पास लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक चले जाए और NADPH बनाए और ATP बनाए। तो ये काम है वाटर का टूटना, ये जो वाटर है ना, ये फोटो सिस्टम 2 के साथ जो Z प्रोटीन है, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर Z प्रोटीन है, उस Z प्रोटीन के साथ अटैच है। तो सनलाइट वाटर अगर फोटो सिस्टम 1 के पास भी चला जाए तो वो ब्रेकडाउन नहीं होगी, क्योंकि Z प्रोटीन किसके पास है, फोटो सिस्टम 2 के पास है। वाटर किसके ऊपर काम करेगी, Z प्रोटीन के ऊपर काम करेगी। तो इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर को तोड़ना ये फोटो सिस्टम 2 का काम है। ये मैंने कंप्लीट लेक्चर्स पर लिया है लाइट रिएक्शन का। नेक्स्ट इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज, स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर ये तो पायरुवेट भी हो सकता है, पायरुविक एसिड भी हो सकता है। नहीं, पायरुवेट नहीं हो सकता है, जियोथेरेपी नहीं हो सकता है, रिडक्शन नहीं हो सकता है, बल्कि सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड पायरुविक एसिड। क्योंकि पायरुविक एसिड और पायरुवेट में फ़र्क ये है कि पायरुविक एसिड में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। अगर पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो पायरुवेट बन जाएगा, दोनों में 3 कार्बन है। हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो पायरुवेट बनेगा, लेकिन हम कहते हैं यहाँ पर पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुवेट नहीं बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा उसके प्रोडक्ट में, किसके प्रोडक्ट में, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट में 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैंने एक ज़बरदस्त लेक्चर लिया हुआ है, ज़रूर उसको देखना। लेक्चर में एमसीक्यूज मैंने कवर किया है, अभी नम्स में भी आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट आपको मैं एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पर देखो लास्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि यहाँ पर लास्ट जो एक्सेप्टर है ना वो हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाएगा, जब एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर वाटर के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, तो वाटर बन जाए। तो यहाँ पर हम कहते हैं क्यों एरोबिक है, क्योंकि इन चारों स्टेप्स में 4 स्टेप में ATC में जो है ऑक्सीजन को उसने एक्सेप्ट किया, इसीलिए हमने इस सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने कहा कि इसमें ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। तो वो इस लास्ट स्टेप में, इस लास्ट एक्सेप्टर को हमें ज़रूरत है, इसीलिए हमने इसको एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया इसी स्टेप की वजह से। वाटर इज प्रेजेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। हम कहते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म हमारे पास वाटर बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, हम कहते हैं इस ड्यू टू पोलर नेचर, क्योंकि वाटर हमारे पास एक पोलर नेचर रखता है, तो इसलिए हम कहते हैं पोलरिटी की वजह से बेटा ऑप्शन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग शुगर मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस्ड टू फॉर्म सक्रोज। कहते हैं कौन से 2 मोनोमर्स हम मिलाएंगे तो वो डायमर बनाएगा, ओलिगोसैकेराइड बनाएगा सक्रोज। वो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर हमारे पास सक्रोज बनाएंगे, बाकी जो है माल्टोज और दूसरे बनाएंगे वो नहीं है। हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, कहता है ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ये किस वजह से मेम्ब्रेन क्यों टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता है, ये क्यों इसी तरह कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वाटर आ जाए कम हो जितना फ्लूइड हो उसके ऊपर कोई असर नहीं है। हम कहते हैं इसमें वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर देखो अल्फा रिडक्शन ऑफ कंटैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड लिपिड्स, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है ना वो इस पोलर पार्ट के साथ अटैच है, यानी अब इनसाइड देखो नाम पोलर टेल्स है। ठीक है, अब पोलर हेड है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो पोलर हेड और पोलर वाटर के साथ कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है, तो और भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ना पोलर तो इनसाइड है, इसीलिए ये जो इंटीग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन ये बढ़ गई, तो रिडक्शन कंटैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड लिपिड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर फाउंड टू ऑकर इन सेल, हाउ मेनी आर इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन। हम कहते हैं 170 टाइप अमीनो एसिड है, लेकिन इनमें कितने हमारे पास अमीनो एसिड फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, इसमें हम कहते हैं 20 अमीनो एसिड भी है, लेकिन हम कहते हैं 25 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फिर 20 बताना है। अब यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो 25 अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में मसरूफ होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कहते हैं एंटीकोडान लूप ऑफ ट्रांसफर आरएनए दैट कम्प्लीमेंट्स मैसेंजर आरएनए। ये मैंने कंप्लीट लेक्चर इस पर लिया, यहाँ पर लेख मैंने इधर लिखा है कि मेरे लेक्चर्स में ये एमसीक्यूज कवर है, अभी नम्स में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो मिडल लूप होगा।
क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का ये जो एरिया है ये क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास मिडल लूप है। मिडल लूप किसका है? ट्रांसफर आरएनए का। तो यहाँ पर हमारे पास एक आरएनए का जो है एक कोडान है ना, वो ये हमारे पास क्या आरएनए। तो आरएनए का कोडान और ट्रांसफर आरएनए का जो एंटी कोडान है वो इस रीजन पर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे हमारे पास तो फिर क्या होगा, तो इस रीजन को फिर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम मिडल लोब कहेंगे। किसका मिडल लोब? हमारे पास इस ट्रांसफर आरएनए को, ये मैंने लेक्चर्स में कवर करवाया है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? मिडल लोब, जहाँ पर ये दोनों अटैच होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी अब हमें कैसे पता चलेगी? हाँ, किस ग्रुप की मदद से? अल्फा ग्रुप से, अमीनो ग्रुप से, कार्बोक्सिल ग्रुप से नहीं, हम कहते हैं लास्ट हमारे पास जो वेरिएबल ग्रुप है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन है, ये मिथाइल है तो एलेनिन है। इस तरह हमारे पास स्पार्टेट है। मतलब जितने ग्रुप चेंज होंगे तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड है। To identify the organic compound that combines with phosphopyridic acid to form lecithin, कहता है हमारे पास वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है फॉस्फोलिपिड्स में जो फॉस्फोपिरिडिक एसिड के साथ मिलकर, ठीक है। फॉस्फोपिरिडिक एसिड क्या है? हमारे पास फास्फोरस, ठीक है, और ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड, ये मिलकर फॉस्फोपिरिडिक एसिड बनाएंगे। उनके साथ कोलिन अगर हम कहते हैं मिल जाए तो लेसिथिन बनेगा। लेसिथिन एक टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। स्पेशली हम कहते हैं लंग्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो लंग्स का हमारे पास लंग्स की सरफेक्टेंट है ना, उसमें लेसिथिन का बहुत बड़ा रोल है। यही उसकी फॉर्मेशन करता है, डाइफॉल्मेटाइल लेसिथिन हम कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोलिन नाइट्रोजनस बेस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? लेसिथिन फॉस्फोलिपिड बनेगा, ठीक है। एक टाइप है फॉस्फोलिपिड का। द बायोपॉलिमर दैट मेक पंजल सेल वॉल, कहता है पंजाई का जो आउटर सेल वॉल है वो कौन बनाता है? मैंने आपको बार बार बताया कि काइटिन बनाता है। कौन बनाता है? काइटिन। ये मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लेक्चर में बताया है, ठीक है। ये भी हमारे लेक्चर से आया है, मैंने इसको डिस्कस किया था। लास्ट एमसीक्यू, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है? हम कहते हैं पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन। यानी हमारे पास ये अगर गोल्जी बॉडी है तो यहाँ पर अगर कोई वेसिकल आ रही है तो अगर यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, एक हमारे पास प्रोटीन आ रहा है, तो यहाँ पर से जो बनेगा वो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड है तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा। तो प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, नई नई चीज़ें बनाना, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी का गोल्जी कम्प्लेक्स का काम है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारे चैनल को जो है लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारे आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो आई डॉक्टर सभी फर्स्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट एट केएमसी पेशोर, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट्स, लव यू।